राजस्थानी साहित्य की आज अपनी चर्चा शुरू करते हैं। राजस्थान की बोलियां हमने पढ़ ली थी। राजस्थानी बोलियों को हमने कितने भागों में बांटा था? दो बड़े भागों में बांटा था, पश्चिमी राजस्थान की बोली और पूर्वी राजस्थान की बोली। राजस्थान की कॉकटेल बोली किसे कहते हैं और दक्षिणी राजस्थानी किसे कहते हैं? दक्षिणी राजस्थानी किसे कहते हैं? मारवाड़ी को कहते हैं, ठीक है, निमाड़ी। और हमने पढ़ा था नी शब्द का सर्वाधिक प्रयोग और छह शब्द का सर्वाधिक प्रयोग। ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप, मारवाड़ी का साहित्यिक रूप कौन सा है? पिंगल। अब सॉरी डिंगल। अब अपने बात करते हैं आगे राजस्थानी साहित्य की। राजस्थानी साहित्य से मतलब क्या है कि राजस्थानी भाषा के अंदर जो रचना की गई है उसे हम किस नाम से जानते हैं? राजस्थानी साहित्य के नाम से जानते हैं। साहित्य कई प्रकार का होता है, जैसे किसी काल के अंदर वीरतापूर्ण कार्यों की रचना मिलती है, किसी काल के अंदर भक्ति भाव की रचना ज्यादा मिलती है, कभी श्रृंगार की रचना ज्यादा मिलती है, तो कभी जो समाज के अंदर अनेक मुद्दे होते हैं उन मुद्दों की रचनाएं हमें मिलती है समय समय। तो इसी आधार पर हम राजस्थानी साहित्य को काल के अंदर बांट लेते हैं कि किस काल के अंदर वीरतापूर्ण कार्यों की रचना ज्यादा हुई, किस काल में भक्ति भाव की रचना ज्यादा हुई। उसी प्रकार से अपने क्या है इसका वर्गीकरण कर लेते हैं। तो लिखते हैं राजस्थानी साहित्य का काल विभाजन। काल विभाजन सबसे पहले हम एक नंबर पे इसमें जो काल बांटते हैं वो काल हम लिखते हैं प्राचीन काल। कौन सा काल है? प्राचीन काल। प्राचीन काल कब से कब तक माना जाता है? तो प्राचीन काल माना जाता है 1050 ईस्वी से लेकर के 1450 ईस्वी तक। 1050 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक का जो काल है इसे किस नाम से जानते हैं? प्राचीन साहित्य काल के नाम से जानते हैं। इसमें वीर रसात्मक काव्य रचना का काल कहा जाता है। वीर रसात्मक काव्य रचना काल राजस्थानी साहित्य का काल कब से कब तक रहा? तो 1050 से लेकर के 1450 ईस्वी के बीच में जो अधिकांश रचनाएं हुई वो वीरतापूर्ण कार्यों को लेकर के, ये बात में ध्यान में रखनी। फिर हम दूसरा जो काल है वो बात करते हैं हम पूर्व मध्य काल। यानी कि मध्य काल को हम कितने भागों में बांटेंगे? मध्य काल को हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो मध्य काल का प्रारंभिक भाग जो पूर्व है, और दूसरा मध्य काल का बाद वाला भाग जिसे अपने क्या बोलेंगे? उत्तर मध्य काल बोलेंगे। इसकी बात हमने पहले की भी थी कि पूर्व मध्य काल उत्तर मध्य काल का मतलब क्या है, या पूर्वोत्तर काल उत्तरोत्तर काल। पूर्व जो पहले था, उत्तरोत्तर जो बाद में। तो सबसे पहले बात करते हैं हमें पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल कब से कब तक माना जाता है? तो पूर्व मध्य काल माना जाता है 1450 ईस्वी से लेकर के और 1650 ईस्वी तक। 1450 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक का काल माना जाता है। और इस काल के अंदर सगुण व निर्गुण दोनों भक्तियों की जो रचनाएं हैं उन पर बल दिया गया। तो लिखेंगे सगुण व निर्गुण भक्ति रचना। भक्ति रचना का काल या साहित्य का काल हम कह सकते हैं भी। सगुण व निर्गुण साहित्य रचना किस काल में हुई? तो पूर्व मध्य काल में। प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि बताइए वीर रसात्मक रचना किस काल की है?
तो प्राचीन काल की है। प्राचीन काल कब से कब तक था? तो 1050 से 1450 ईस्वी तक था। इसी प्रकार उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल कब से कब तक? तो 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक का जो काल है, 1850 ईस्वी तक का जो काल है वो किसमें हमें मानेंगे? तो उसे हम मानेंगे उत्तर मध्य काल। इसमें किस प्रकार की रचनाएं हुई? तो इस काल के अंदर श्रृंगार की रचनाएं, श्रृंगार, रीति रिवाज की रचना, वह लोक नीतियों की रचना, लोक नीतियों की रचना का काल। और चौथा काल हम बात करें तो चौथा काल कौन सा काल माना जाएगा? आधुनिक काल। आधुनिक काल जो 1850 से अब तक जो चल रहा है वो कौन सा काल है? तो आधुनिक काल है। 1850 से वर्तमान तक। इस काल में किस प्रकार की रचनाएं हुई? तो इस काल के अंदर विविध विषयों के ऊपर, कभी दहेज के ऊपर रचना हो गई, तो कभी सती प्रथा के ऊपर रचना हो गई, कभी देश को आजाद कराने के संबंध में रचना हो गई, है ना, या बरसात के ऊपर रचना हो गई, समाज के अंदर जो दोष है उसके ऊपर रचना हो गई, भ्रष्टाचार है उसके ऊपर कोई रचना हो गई। तो यानी कि समाज के अंदर जो भी मुद्दा रहा उस मुद्दे के ऊपर जो रचनाएं हुई वो कौन से काल के अंदर हुई है? तो आधुनिक काल के अंदर हुई है। आधुनिक काल में ही क्यों हुई है ये रचनाएं? आधुनिक काल में ये रचनाएं इसलिए हुई है क्योंकि जो पुराने काल है उन पुराने कालों के अंदर व्यक्ति को इतनी ज्यादा विचार अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था, कुछ भी वो लिख नहीं सकता था। राजा के दरबार में रहता था तो राजा जैसा चाहता था वैसा ही लिखना पड़ता था। अब धीरे धीरे राजा वाला सिस्टम क्या हो गया था? कम हो गया था, लोग जागरूक हो गए थे, इसलिए समाज के अंदर जो मुद्दे थे उन पर रचनाएं की जाने लगी। लिखते हैं इसमें विविध विषयों से युक्त रचनाएं, विविध विषयों से युक्त रचनाएं। तो ये हो गया अपने साहित्य के काल का विभाजन। 4 प्रकार है। पहले हमें ध्यान रखना है 1050 ईस्वी से 1450 ईस्वी पुराना काल है, प्राचीन काल बोलते हैं। वीरता पूर्ण कार्यों की रचना मिलती है। मध्य काल 2 भागों में बांटा है। पहले वाला मध्य भाग पूर्व मध्य काल कहलाता है, 1450 से 1650 का काल है। सगुण व निर्गुण या हम सीधा याद रख सकते हैं भक्ति भाव से संबंधित साहित्य रचना हुई है। तीसरा है उत्तर मध्य काल, मध्य काल का अंत वाला भाग। पहले प्रश्न आता है तो पूर्व, उत्तर बाद में आता है, तो उत्तर क्या है? उत्तर मध्य काल 1650 से 1850 ईस्वी का काल। किस पर वर्णन ज्यादा मिलता है? तो श्रृंगार प्रधान रचनाएं ज्यादा मिलती है। लोक नीतियों का भी क्या मिलता है? इसमें वर्णन मिलता है। और अगला कौन सा काल है? आधुनिक काल। 1850 से लेकर अब तक वर्तमान तक जो भी रचनाएं हुई है वो कौन से काल के अंदर आएगी? आधुनिक काल के अंदर आएगी। ठीक है। और विविध विषय, कोई भी विषय वर्तमान के अंदर जो चलता है उस पे रचना की जाती है, वो आधुनिक काल की रचना की श्रेणी में आती है। अब ये तो हो गए काल के आधार पर राजस्थान का साहित्य। अब रचना के आधार पर भी क्या है? राजस्थानी साहित्य की कुछ शैलियां हैं जो पूछी जाती है। कई बार हम पढ़ते हैं तब हमें लिखा हुआ मिलता है कि पृथ्वीराज रासो, कभी हम पढ़ते हैं तब हमें मिलता है कि वेली कृष्ण रुक्मणी, ये भी एक ग्रंथ है। फिर हम पढ़ते हैं कि अचलदास खिचीरी वचनिका, वो भी हम पढ़ते हैं। हम पढ़ लेते हैं कि अमर सिंह जीरा दूंगा, वो भी रचना है। राव जेठ सीरो छंद, तो वो छंद रचना है। कुछ शॉर्टों के अंदर होती है, कुछ दोहों के अंदर होती है, कुछ वेली के अंदर होती है, कुछ रासों के अंदर होती है, कुछ ऐसी और भी रचनाएं होती है। जैसे हम पढ़ते हैं मारवाड़ रे प्रगनारी विगत, तो वो विगत रचना है। हमसे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा
हमसे एक तो प्रश्न यही पूछा जाएगा कि बताइए कि रासो क्या है, विगत क्या है, दोहा क्या है, छंद क्या है ना, सोरठा क्या है, मरस्या क्या है। एक तो ये प्रश्न बने। दूसरा प्रश्न बनेगा भी अगर कोई छंद है तो ये छंद किसने लिखा है, या कोई ज्यादा महत्वपूर्ण राजा के बारे में तो यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए इस छंद के अंदर या इस वचनिका के अंदर किस राजा की हमें जानकारी मिलती है। इतना साहित्य है कि सारा हम याद नहीं कर सकते, सारा तो याद करना संभव नहीं, लेकिन जो बार बार पूछा जाता है या अब तक जो पेपर में आया हुआ है कोशिश करेंगे कि हम वो उतना याद कर लें। बाकी इसका कोई अंत नहीं है, लाखों किताबें, लाखों किताबों के नाम याद थोड़ी होते हैं। हम तो कोई देखेंगे कि 100 किताबों के नाम याद कर ले जो बार बार पूछी जाती है, और एक वो शैलियां देख ले कि कौन कौन सी इसके अंदर शैली है। तो करें अपने शुरू। ये नोट कर लिया सभी ने, इसमें कुछ बात जो समझ में नहीं आई हो, ऐसा कोई ज्यादा है नहीं इसके अंदर। लिखते हैं राजस्थानी साहित्य की शैलियां, राजस्थानी साहित्य की शैलियां। सबसे पहले हम एक नंबर पे लिखते हैं रासो, राजस्थानी साहित्य की शैलियों में एक नंबर पे हम बात करते हैं रासो शैली। रासो, देखो रासो क्या है, किसे कहते हैं रासो। तो एक काव्य रचना है रासो, कविता के रूप में भी लिखी जाती है, प्रमुख रूप से कविता के रूप में ही लिखी जाती है। इसमें कोई भी राजा है, उस राजा किस प्रकार से युद्ध कर रहा है, राजा का कीर्ति कैसी है, राजा का वैभव कैसा है, इसके बारे में क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। राजा कितना वीर है, राजा ने कितने युद्ध लड़े हैं, वो रचना किस प्रकार की रचना है, तो रासो रचना है। तो लिखेंगे वह काव्य रचना, वह काव्य रचना जिसमें राजा की कीर्ति, वैभव, वीरता व युद्धों का वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें रासो कहा जाता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि राजस्थानी साहित्य के अंदर प्रमुख रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं। राजस्थान के अंदर कम से कम मेरे हिसाब से 500 से 700 रासो ग्रंथ है। सारे तो याद कर नहीं सकते, 10-12 तो याद करने ही पड़ेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक नंबर पे हम इसमें बात करें तो एक ग्रंथ हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, चंद्र बरदाई ने, चंद्र बरदाई ने यह ग्रंथ लिखा था। ठीक है, किसकी वीरता का वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की वीरता का वर्णन मिलता है इसमें। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की वीरता का वर्णन। ठीक है, इस ग्रंथ को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार तो हम क्या सिर्फ थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हैं, बाद में जब हम इसे साहित्य के अंदर आगे पढ़ेंगे ग्रंथों के रूप में, तब इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि चंद्र बरदाई है, उसका जन्म लाहौर में हुआ था, पृथ्वीराज का दरबारी कवि भी था, मित्र भी था, और
जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, उस दूसरे युद्ध के अंदर पृथ्वीराज को बंदी बना करके कहाँ ले जाया जाता है? गजनी ले जाया जाता है, और वहां पर इसे इसके आंखें फोड़ दी जाती है, और बाद में कहते हैं कि वहां चंद्रबरदाई पहुंचता है, और चंद्रबरदाई वहां साधु के भेष में जाता है, और वहां वहां का जो शासक है, गजनी का शासक कौन था इस समय? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को कहता है कि इस संसार के अंदर आज तक शब्द भेदी वाण चलाने वाले दो ही व्यक्ति हुए। कौन कौन है वो दो? पृथ्वीराज चौहान है एक, तो एक और कौन है? कौन है? सबसे पहले शब्द भेदी वाण किसने चलाया था? करण को आता ही ना, आता ही नहीं था शब्द भेदी वाण चलाना। दशरथ ने चलाया था। किसने चलाया था? किसकी मृत्यु हुई थी उस बाण से? श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी, है ना। और दूसरा इतिहास में हमें जानकारी मिलती है कि दूसरा शब्द भेदी बाण किसने चलाया है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने चलाया। ऐसा माना जाता है, चलाया था नहीं चलाया था उसके बारे में अपने पास कोई प्रमाण नहीं है। हमारे तो ग्रंथों में लिखा हुआ है कि एक चंद्रबरदाई यहाँ पे कथन भी कहता है। कौन सा कथन है वो? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान मत चुके चौहान। पढ़ा होगा कहीं? ठीक है, तो वो ग्रंथ, वो अपने जो शब्द है या जो वाक्य है वो कौन से ग्रंथ में लिखे हुए मिलते हैं हमें? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर मिलते हैं। ये ग्रंथ हमें मिला नहीं था, बाद में एक घोड़े वाले बाबा आते हैं कर्नल जेम्स टोड, प्रकाश में लाने का श्रेय पृथ्वीराज रासो को इसे जाता है, कर्नल जेम्स टोड को जाता है। उन 69 सर्गों के अंदर इसकी रचना की हुई है। वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय के अंदर ये सुरक्षित है। ये बातें हम आगे लिखेंगे। अगला रासो ग्रंथ लिखते हैं हम, 2 नंबर पे लिखिए बिसल देव रासो। बिसल देव रासो ये किसने लिखा है? बताया था कि ये ग्रंथ मैंने अब से पहले? नरपति नल है। कौन सी भाषा में है? कौन सी भाषा में लिखा हुआ है बिसल देव रासो? ये भी तो बताया, गोंडवाड़ी भाषा के अंदर लिखा हुआ है। और गोंडवाड़ी बोली कहाँ जाती है? पाली और जालोर के आहोर क्षेत्र में, है ना। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। अगला ग्रंथ लिखिए बिसल देव रासो के बाद संगत रासो। संगत रासो, इसका राइटर है गिरधर आसिया। गिरधर आसिया, संगत रासो गिरधर आसिया के द्वारा लिखी गई है। अगला हम रासो के रूप में लिखते हैं खुमान रासो। खुमान रासो, खुमान रासो का राइटर है दलपत विजय। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसमें तो आप, खुमान रासो पे राइटर है इसका दलपत विजय। देखो इस ग्रंथ में क्या जानकारी मिलती है खुमान रासो में? पूछा हुआ प्रश्न है कि खुमान रासो किसकी रचना है और इसमें किसकी जानकारी मिलती है। तो इस ग्रंथ के अंदर बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक की जानकारी मिलती है। बप्पा रावल का संबंध कौन से राजवंश से है? कौन से? गोहिल या मेवाड़ राजवंश से है। और उसी में आगे चल करके एक राजा कौन होता है? राज सिंह। तो राज सिंह तक की जानकारी हमें खुमान रासो ग्रंथ में मिलती है। तो लिख देंगे कि बप्पा रावल से राज सिंह तक की जानकारी, बप्पा रावल से राज सिंह तक की जानकारी हमें कौन से ग्रंथ से मिलती है? तो खुमान रासो ग्रंथ से यह जानकारी हमें मिलती है। अगला ग्रंथ हम लिखते हैं हमीर रासो। हमीर रासो, तो हमीर रासो नाम से 2 ग्रंथ है। हमीर रासो नाम से कितने ग्रंथ है? 2। एक तो हमीर रासो ग्रंथ लिखा है जोधराज ने, और एक हमीर रासो ग्रंथ लिखा है सारंगधर ने। एक तो किसने लिखा है हमीर रासो? जोधराज ने,
और एक हमीर रासो ग्रंथ किसने लिखा है? सारंगधर ने लिखा है। सारंगधर ने जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था 1357 ईस्वी में। इसका हमें सन की जानकारी मिलती है। अगर सारंगधर से प्रश्न आए तो या तो हमें क्या है ऑप्शन में एक सारंगधरी मिलेगा, जोगराज मिलेगा नहीं। एक तो बात ये रहती है कि या तो सारंगधर पूछेगा या क्या पूछेगा हमें, जोधराज पूछेगा। अगर ये दोनों पूछेगा तो वो पूछेगा कि 1357 ईस्वी के अंदर हमीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की है, तब उत्तर क्या हो जाएगा? सारंगधर ने की है। ये इतना अंतर हमें ध्यान में रखना है। ध्यान तक कर लिया नोट सभी ने? आगे लिखिए इसके बाद में सती रासो। सती रासो सती रासो ग्रंथ की रचना की है सूर्यमल मिश्रण ने। सती रासो ग्रंथ की रचना सूर्यमल मिश्रण ने की है। सूर्यमल मिश्रण कहाँ, कौन से राजा के दरबार में रहता था? सती रासो। तो सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राजा महाराव राम सिंह के दरबार में रहता था, है ना? उसका दरबारी कवि था। इसके और भी ग्रंथ मिलते हैं जैसे वंश भास्कर, और कौन सा है, वीर सतसई, और एक हम कौन सा पढ़ रहे हैं, सती रासो। एक दो और भी मिल जाएंगे लेकिन ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो कौन से रासो में, तो सती रासो या वंश भास्कर या वीर सतसई, ये ज्यादा पूछे जाते हैं इसके बारे में। अगला ग्रंथ लिखिए सती रासो के बाद राणा रासो। राणा रासो देखो, एक तो हमने पढ़ा था खुमान रासो, है ना? खुमान रासो किसका ग्रंथ था? दलपत विजय का। कहां से कहां तक जानकारी मिल रही थी? बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक जानकारी मिल रही थी। अब कौन सा ग्रंथ है? राणा रासो। तो राणा रासो का राइटर लिखिए आप दयाल दास। दयाल दास। और इसमें जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है बप्पा रावल से। बप्पा रावल से जय सिंह, जय सिंह तक की जानकारी। देखो, जय सिंह ने कौन सी झील का निर्माण करवाया था? जय समंद झील का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, कोई पता है किसी को? 1600, 1500 या 1600? पहले तो ये बताओ। कहां का शासक था जय सिंह? ये अपने मेवाड़ के जय सिंह की बात हो रही है ना। अगला अपने अगला ग्रंथ लिखिए रासो ग्रंथ में शत्रुसाल रासो। शत्रुसाल रासो। ये ग्रंथ लिखा है डूंगर सिंह ने। बूंदी का एक शासक था शत्रुसाल, उसकी जानकारी मिलती है। बूंदी शासक है शत्रुसाल की जानकारी। बूंदी शासक है शत्रुसाल की जानकारी कौन से ग्रंथ में मिलती है? शत्रुसाल रासो ग्रंथ में मिलती है। ग्रंथ की रचना किसने की है? तो डूंगर सिंह ने की है। डूंगर सिंह इसके लेखक। हाँ, डूंगर सिंह। देखो, वैसे तो इसका नाम तो डूंगर सिंह है लेकिन राजस्थानी भाषा में डूंगर सिंह ने बोल करके क्या लास्ट में सीधा सी का उपयोग करते हैं, तो डूंगर सिंह। अगला ग्रंथ लिखते हैं इसके बाद में कायम खां रसो। कायम खां रसो।
कायम खां रासो ग्रंथ की रचना की है जान कवि ने। हाँ, जान कवि, जान कवि ने इस ग्रंथ की रचना की है। अगला ग्रंथ रतन रासो, रत्न रासो। रतन रासो ग्रंथ की बात करें तो इस ग्रंथ की रचना की है कुंभकर्ण सांदू। किसने की है? कुंभकर्ण सांधु ने इस ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ में हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो रतन सिंह नाम का शासक था, अपने मध्य प्रदेश के अंदर रतलाम जिला पड़ता है, वहां एक रियासत थी रतलाम रियासत, उसका शासक कौन था? रतन सिंह। रतन सिंह जब अपने धर्मत का युद्ध होता है ना, धर्मत का युद्ध किसके बीच में होता है? एक तरफ है दारा शिकोह, दूसरी तरफ कौन है? औरंगजेब। इस युद्ध के अंदर रतन सिंह किसकी ओर से लड़ता है? दारा शिकोह की तरफ से लड़ता है और वीर गति को क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। उस युद्ध का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है हमें? रतन रासो ग्रंथ के अंदर मिलता है। प्रश्न हो सकता है सीधा पूछ लिया जाए कि रतलाम शासक रतन सिंह की जानकारी कौन से ग्रंथ में मिलती है? तो रतन रासो ग्रंथ की रचना किसने की है? कुंभकर्ण सांधु ने। तो लिख सकते हैं कि रतलाम शासक रतन सिंह की जानकारी, रतलाम शासक रतन सिंह की जानकारी मिलती है कि वह धर्मत के युद्ध में किसकी ओर से लड़ता हुआ मारा गया? दारा शिकोह की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। तो हमने अब तक कितने रासो ग्रंथ पढ़ लिए? 10 हो गए क्या? 11 हो गए। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा ग्रंथ पढ़ा था हमने? पृथ्वीराज रासो। रचना किसने की पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की? चंद्रवर दाई ने। फिर हमने कौन सा ग्रंथ पढ़ा? बिसल देव रासो। किसने रचना की है? नरपति नाले ने रचना की है। फिर हमने पढ़ा था संगत रासो, गिरधर आसिया। फिर हमने खुमान रासो, लेखक कौन था? दलपत विजय। बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक की जानकारी मिलती है। अगला ग्रंथ पढ़ा था हमने अमीर रासो। अमीर रासो कितने ग्रंथ है? 2 ग्रंथ है। एक तो किसने लिखा है? जोधराज ने, और 1357 में किसने लिखा है? सारंगधर ने लिखा है। इसके बाद में हमने ग्रंथ कौन सा पढ़ा था? सती रासो। सती रासो ग्रंथ किसने लिखा है? सूर्यमन मिश्र ने। राणा रासो दयालदास ने। बप्पा रावल से जय सिंह तक की जानकारी मिलती है। शत्रुसाल रासो डूंगर सिंह ने लिखा है। बूंदी का शासक था शत्रुसाल, उसकी जानकारी मिलती है। कायम खां रासो जान कवि ने लिखा है। कायम खां अपने पाबू जी पढ़ते हैं ना, तब पाबू जी की पता नहीं कौन सी आगे पीढ़ी होती है, उसे मुस्लिम बना दिया जाता है, शायद उसकी इस ग्रंथ में हमें जानकारी मिलती है। अगला है रतन रासो कुंभकर्ण साधु सांधु। रतलाम के शासक रतन सिंह की हमें क्या मिलती है? इसमें जानकारी मिलती है। आगे और लिखते हैं अभी अपने रासो ग्रंथ। अगला ग्रंथ लिखिए इसके बाद आप विजयपाल रासो। विजयपाल रासो। विजयपाल रासो ग्रंथ नल सिंह ने लिखा है, और इसके अंदर करौली का एक शासक होता है विजयपाल, उसके बारे में क्या मिलती है? जानकारियां मिलती है। जोधराज ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? और सारंगधर ने विसल देव रासो ग्रंथ की रचना
संदर्भदायी ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? कुंभकर्ण साधु ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? दयालदास ने, राणा रासो। तो हम कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे थे? विजयपाल रासो। विजयपाल रासो का राइटर कौन है? नल सिंह। करौली शासक विजयपाल की जानकारी मिलती है। करौली शासक विजयपाल की जानकारी मिलती है इस ग्रंथ में। अगला ग्रंथ लिखिए इसके बाद, अमर रासो। अमर रासो, ये जो अमर नाम आ रहा है, ये नाम आ रहा है महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह का नाम आ रहा है। तो इस ग्रंथ में हमें क्या जानकारी मिलती है? इस ग्रंथ में महाराणा प्रताप व अमर सिंह के काल की हमें जानकारी मिलती है। कौन से ग्रंथ में? अमर रासो ग्रंथ। लेखक कौन है? तो जीवधर। लेखक लिख दीजिए, जीवधर। महाराणा प्रताप व अमर सिंह के काल की जानकारी। महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी? सावण। अमर रासो जीवधर के द्वारा लिखा गया है। महाराणा प्रताप व अमर सिंह के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। एक ग्रंथ हम और लिखते हैं, जवान रासो। जवाने रासो, सीताराम रत्नू ने इसकी रचना की है। जवाने रासो, सीताराम रत्नू। एक मेवाड़ का शासक हुआ था क्या जवान सिंह? उसके काल में है। और मेवाड़ राज्य के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। मेवाड़ राज्य के बारे में जानकारी। अब हम एक बार वापस देखते हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर प्रश्न आए कि बप्पा रावल से लेकर के जय सिंह तक की जानकारी कौन से ग्रंथ में मिलती है? राणा रासो के राइटर कौन है? और खुमान रासो, खुमाने रासो ग्रंथ में किसके बारे में जानकारी मिलती है? कहां से कहां तक की? बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक की जानकारी मिलती है। विजयपाल रासो ग्रंथ में किस शासक की जानकारी मिलती है? करौली के शासक विजयपाल के बारे में जानकारी मिलती है। रतन रासो ग्रंथ में कौन से शासक की जानकारी मिलती है? रतन सिंह, रतलाम शासक रतन सिंह की जानकारी मिलती है। विशलदेव रासो ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया है? गोंडवाड़ी भाषा में। रचना किसने की है? ठीक है। 1357 में, 1357 में हमीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की? सारंगधर ने। और अगर सारंगधर ऑप्शन में न हो, सीधा हो कि हमीर रासो ग्रंथ के राइटर कौन है, तो कौन है? जोधराज। महाराणा प्रताप व अमर सिंह के बारे में जानकारी देने वाला कौन सा रासो ग्रंथ है? अमर रासो। और क्या प्रश्न बनेगा? प्रश्न जो जितना लिखा है इतने ही प्रश्न बनने, इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं बनना है रासो ग्रंथ से। ग्रंथ तो और भी बहुत है रासो, लेकिन हमें इतने ही रासो याद करने। कितने? 15 है क्या? 14-15, बस इतने याद करने हैं अपने। अगली शैली पढ़ते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर पे अपने लिखिए ख्यात। ख्यात, ख्यात किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हमें ख्यात को समझना है कि ख्यात होती क्या है। ख्याति का पता है? ख्याति, ख्याति, ख्याति। हाँ,
कीर्ति, कीर्ति क्या होती है? प्रसिद्धि किसी की। तो हम बात करें ख्यात की। देखो ख्यात क्या होती है? ख्याति का मतलब होता है राजा के द्वारा जो ढंग ढंग के कार्य करवाए जाते हैं, लोगों को उनके बारे में आपस में चर्चा करे कि वो राजा बड़ा अच्छा है ना। तो राजा क्या करता है, भले ढंग के काम करे तो अच्छी बात है, ढंग के काम नहीं करे तो भी एक कवि को बैठा के लिख दे कि तेरा काम एक ही है, तेरा काम है कि मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखनी, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो देखे तो उनको लगना चाहिए कि ये जो राजा है ये बहुत अच्छा राजा था, इसने बहुत काम करवाए अपने काल में। तो ऐसा जो वर्णन मिलता है, ऐसा जो साहित्य की जो रचना होती है वो कौन सी शैली है साहित्य की? ख्यात शैली है। तो एक लाइन तो पहले इसमें लिख लेते हैं कि ख्यात किसे कहते हैं। लिखिए, राजा द्वारा अपने सम्मान व राजा द्वारा अपने सम्मान व सफलता के कार्यों का वर्णन करवाना, राजा द्वारा अपने सम्मान व सफलता के कार्यों का वर्णन करवाना क्या कहलाता है? ख्यात रचना कहलाती है, ख्यात कहलाता है, ख्यात कहलाती है। अब ख्यात लेखन कब से शुरू हुआ? तो कहते हैं ख्यात लेखन का जो कार्य है वो अकबर के काल में शुरू हुआ था। ख्यात में जानकारी क्या मिलती है? जानकारी ये मिलती है कि ये राजा इस काल में राजा बना था, इसने ये युद्ध लड़ा था, उस राजा को बेहतर तरीके से रहा था, इसने ये तालाब बनवाया था, ये झील बनवाई थी, लोगों का कर्मात किया था, है ना। जब अकाल पड़ा था तब लोगों में धन बांटा था। ऐसी जो जानकारियां मिलती है, ऐसी जानकारियों को इकट्ठा करवाया जाता है, संकलित करवाया जाता है, लिखवाया जाता है किसी राजा के द्वारा, वो क्या कहलाती है? ख्यात कहलाती है। तो ख्यात साहित्य की रचना, ख्यात साहित्य की रचना अकबर के काल में शुरू हुई। अकबर के काल में शुरू हुई। शुरुआती काल किसका काल माना जाता है ख्यात साहित्य का? तो अकबर का काल माना जाता है। अब अपनी बात करें कि राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध ख्यात कौन कौन सी है, तो हम एक नंबर पे नोट करते हैं मुहैणोत नैणसीरी ख्यात। कौन सी ख्यात पढ़ते हैं? मुहैणोत नैणसीरी ख्यात किसने लिखी है? मुहैणोत नैणसी ने लिखी है। अपने नाम पे क्या लिखी है? ख्यात लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी हुई है? तो पहले तो हमें ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि मुहैणोत नैणसी रहता कहाँ था? तो मारवाड़ में रहता था। मारवाड़ में रहता है तो मारवाड़ी में लिखी है। और मारवाड़ी का साहित्यिक रूप कौन सा है? डिंगल है। तो कौन सी भाषा में लिखी हुई है? डिंगल भाषा में लिखी हुई है। ये बात हमें ध्यान में रखनी। डिंगल भाषा में, डिंगल भाषा में लिखित, या हम कह सकते हैं कौन सी भाषा में लिखी हुई है? मारवाड़ी में लिखी हुई है। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या है? डिंगल। अगला ग्रंथ ख्यात के रूप में दयाल दासरी ख्यात। दयाल दासरी ख्यात नाम से ही पता चल रहा है किसने लिखी है? दयाल दास ने लिखी है। कहाँ रहता था? बीकानेर में रहता था। बीकानेर के बारे में क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। कौन सी ख्यात में? दयाल दास की ख्यात में बीकानेर राज्य के बारे में या बीकानेर क्षेत्र के बारे में क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी। अगली ख्यात की हम बात करें तो मारवाड़ का एक राजा होता है, राजा का नाम था मान सिंह। और मान सिंह के दरबार के अंदर एक कवि रहता था, उस कवि का नाम था बांकी दास। बांकी दास ने जो ख्यात लिखी उस ख्यात का नाम है बांकी दासरी ख्यात। तो लिखेंगे बांकी दासरी ख्यात, बांकी दासरी
ख्यात किसने लिखी है? तो बांकीदास ने लिखी है। मारवाड़ राज्य के बारे में वर्णन मिलता है और महाराजा मान सिंह का, महाराजा मान सिंह का दरबारी कवि था बांकीदास। बांकीदास ख्यात। मारवाड़ राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। मुहेणोत नैण सीरी जो ख्यात है उसमें भी मारवाड़ राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। दयालदास ख्यात है, बीकानेर में रहता था, तो बीकानेर राज्य की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। अगली ख्यात लिखते हैं इसके बाद में, मुंडियार ख्यात। मुंडियार ख्यात यह इसे बोलते हैं राठौड़ों ख्यात। राठौड़ा ख्यात। इसकी रचना नागौर में हुई। नागौर के आसपास के क्षेत्र के बारे में इसमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। लेकिन एक समस्या क्या है? समस्या ये है कि इस ख्यात की रचना किसने की है उस लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती। तो यहां से अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो ये बनता है कि मुंडियार ख्यात के अंदर कौन से क्षेत्र के बारे में या कौन से राजवंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है? तो राजवंश तो कौन सा है? राठौड़, क्योंकि इधर बीकानेर में राठौड़ थे, उधर मारवाड़ जोधपुर में राठौड़ थे, नागौर दोनों के बीच में आता है, तो लगभग ये राठौड़ों के अधीन ही रहा था, तो उनकी हमें जानकारी मिलती है। राइटर का नाम हमें किसी भी किताब में नहीं मिलता है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। मुंडियार ख्यात के बारे में भी नागौर राज्य के बारे में या राठौड़ों के बारे में क्या मिलती है? हमें जानकारी मिलती है। अगली ख्यात लिखिए, जोधपुर राज्य ख्यात। जोधपुर राज्य ख्यात मुरारी दास ने इसकी रचना की है। मुरारी दास द्वारा रचित है और नाम से ही पता चल रहा है कि कौन से राज्य की जानकारी मिलती है? जोधपुर राज्य की इसके इस ख्यात में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, और एक फिर हम लिखेंगे जोधपुर राज्य की ख्यात या जोधपुर राज्य ख्यात, एक मुरारी दान के द्वारा लिखी गई है और एक लिखी गई है आई दान खिड़िया के द्वारा। जोधपुर राज्य ख्यात, आई दान खिड़िया इसका लेखक है, आई दान खिड़िया। तो अब तक हमने ऐसे दो ग्रंथ पढ़ लिए जिनके नाम एक जैसे हैं और उनके राइटर क्या है? अलग अलग है। एक तो कौन सा ग्रंथ पढ़ा? हमीर रस। एक तो सारंगधर ने लिखा है और एक किसने लिखा है? जोधराज ने लिखा है। ऐसे ही ख्यात के अंदर दो रचनाएं हैं, जोधपुर राज्य ख्यात, एक तो किसने लिखी है? मुरारी दास ने लिखी है और दूसरी किसने लिखी है? आईदा ने खिड़िया ने लिखी है। तो ये प्रमुख अपने ख्यात साहित्य के ग्रंथ है जो बार बार पूछे जाते हैं। इतने ही नहीं है ग्रंथ और भी बहुत है, लेकिन ये ज्यादा पूछे जाते हैं। और लगभग जो ग्रंथ है वो किसी न किसी राज्य से संबंधित है। किसी ने अपने बारे में लिख दिया कि मैं अपनी ख्यात लिख रहा हूँ, तो लिख सकता है, उससे प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न सामान्य ज्ञान का मतलब क्या है कि राजस्थान के अंदर कोई घटना से, कोई राजवंश से, कोई स्थान विशेष से संबंधित जो ख्यात है ना, उन्हीं से प्रश्न आते हैं। तो ये इतनी ख्यात हमें ध्यान में रखनी है। मुहेणोत सी ख्यात मुहेणोत सी ने लिखी है, दयालदास की ख्यात दयालदास ने लिखी है, बीकानेर राज्य का वर्णन बांकीदास ख्यात, मारवाड़ का वर्णन मिलता है, मानसिंह के दरबार में रहता था, मुंडियार की ख्यात या राठौड़ों की ख्यात नागौर क्षेत्र के बारे में जानकारी देती है, राइटर का पता नहीं है। जोधपुर राज्य की ख्यात दो है, एक किसने लिखी है? मुरारी दान ने लिखी है और दूसरी आई दान खिड़िया ने लिखी है। होती क्या है ख्यात? जब राजा एक कवि को बिठा देता है, अपने मान सम्मान के बारे में, अपनी सफलता के बारे में लिखवाता है, संकलित करवाता है, उसे ख्यात बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से राजा के दरबार में रह करके उसकी वीरता का, शौर्य का, युद्धों का, कीर्ति का वर्णन करता है, तो वो क्या कहलाता है? रासो ग्रंथ कहलाता है। तो रासो भी हमने पढ़ लिया और एक हमने क्या पढ़ ली? ख्यात पढ़ ली।
अगला पढ़ते हैं इसके बाद में हमें वचनिका। वचनिका, वचनिका क्या होती है? वचनिका ऐसी रचना होती है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाए। मुरारी दास, मुरारी दास है। जब गद्य और पद्य को सम्मिलित रूप से लिखते हैं तो कौन सी शैली बनती है? चंपू शैली बनती है। बिल्कुल सही उत्तर है। गद्य और पद्य का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? चंपू शैली कहलाती है। तो लिखते हैं हम, हेडिंग लगा देते हैं आगे, वचनिका साहित्य का एक और रूप है वचनिका। अब ये ज्यादा नहीं है, बस अब जो ज्यादा लिखना था उदाहरण हमने वो लिख ली, सारे इतने इतने नहीं लिखेंगे। अब तो एक एक दो दो लिखेंगे, कुछ में लिखेंगे ही नहीं। वचनिका का कोई नाम याद आ रहा है? किसकी वचनिका है? अचलदास खिचीरी वचनिका। किसने लिखी है? ये पढ़ा है? ये नहीं पढ़ा तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि वचनिका किसे कहते हैं। तो वचनिका क्या है? ऐसी तुकांत गद्य पद रचना जिसके अंदर क्या है, जैसे आप हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी के अंदर एक अलंकार नाम का टॉपिक होता है ना? और उस अलंकार के अंदर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण अलंकार मुझे लगता है कि अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास जो अलंकार होता है उसमें क्या होता है, लास्ट वाले शब्द होते हैं ना, वो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मान लो जैसे खास शब्द आ गया तो खास के बाद में हो सकता है आस शब्द आ जाए, हो सकता है अगले में लास्ट में प्यास शब्द आ जाए। ऐसा शब्द क्या होता है? रिपीट होता है लास्ट वाले शब्द के अंदर। वो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। कुछ उसी प्रकार की रचना क्या कहलाती है? वचनिका कहलाती है राजस्थानी के अंदर। वैसे कोई ज्यादा कोई अलंकार से वैसे हिंदी वाला शब्द नहीं, इसमें ये राजस्थानी है। तो हम लिखेंगे ऐसी तुकांत गद्य पद रचना, ऐसी तुकांत गद्य पद रचना जिसमें अत्यानुप्रास मिलता है। ठीक है, कुछ लास्ट वाले शब्द है वो क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं। तो ऐसी रचनाएं क्या कहलाती है? वचनिका कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में हम इसका उदाहरण लिखते हैं, अचलदास खिचीरी वचनिका। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि अचलदास खिची कौन था? कौन था अचलदास खिची? कोई राजा रुजा था, कोई सेनापति था, या ऐसे ही था कोई? हम्म, बापू जी? बापू जी कहाँ गए? गागरोन का शासक था। सही उत्तर है, गागरोन का शासक था अचलदास खिची, जिसका संबंध महाराणा कुंभा के काल से है ना? और महाराणा कुंभा के काल में एक युद्ध हुआ है, सारंगपुर का युद्ध, पढ़ा होगा। कौन जीता था? कुंभा जीता था। किसे हराया था? कहाँ का शासक था? मालवा क्षेत्र का एक मुस्लिम शासक था, है ना? वो मुस्लिम शासक बार बार आक्रमण करता है और इस अचलदास खिची को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। तो उसकी, इस अचलदास खिची की वीरता का वर्णन मिलता है। वो ग्रंथ कौन सा है? अचलदास खिचीरी वचनिका। राइटर कौन है इस ग्रंथ का? तो शिवदास गाडड़, शिवदास गाडड़। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है।
अगला ग्रंथ लिखते हैं राठौड़ महेश दासोत्तरी वचनिका। राठौड़ महेश दासोत्तरी वचनिका। इसका राइटर कौन है? तो इसका राइटर हम लिखेंगे जग्गा खिड़िया। जग्गा खिड़िया। यह जो जग्गा खिड़िया है इसने किसका वर्णन किया है इसमें? तो जग्गा खिड़िया ने इस ग्रंथ के अंदर एक राठौड़ शासक था, रतलाम का नाम था रतन सिंह, उसकी वीरता का क्या किया है इसमें? वर्णन किया है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही बातें। अचलदास की चिरी वचनिका में तो अचलदास का वर्णन मिलता है और इस ग्रंथ में किसका मिलता है? रतलाम शासक रतन सिंह राठौड़ का वर्णन या राठौड़ की जानकारी, वर्णन लिख सकते हैं या जानकारी लिख सकते हैं। ये हो गए अपने वचनिका प्रमुख दो ग्रंथ। आगे लिखें, अगला लिखो। इसके बाद में हमें अगली साहित्य शैली की बात करें तो हम बात कर लेते हैं विगत। कौन सी शैली है? विगत। कोई विगत ग्रंथ पढ़ा है आपने? सुना है नाम? मारवाड़ रे परगनारी विगत। क्या है ग्रंथ? क्या जानकारी मिलती है इसमें? परगना क्या होता है? क्षेत्र विशेष, है ना? तो इसमें विगत का जो मतलब होता है किसी एक विषय को लेकर के पूरी विस्तार से जानकारी मिलती है। जैसे मान लो कोई परगना ले लिया कि जैसे मंडोर परगना है, क्षेत्र है मंडोर का। अब उसके बारे में लिख रहा है कि मंडोर परगना की सीमा है वो यहाँ से यहाँ तक लग रही है, इस क्षेत्र की जनसंख्या 20,000 है, इसमें इतनी भूमि है, वो खालसा है, इतनी भूमि है, वो अपने कह सकते हैं कि खालसा के अलावा जो दूसरी जमींदारों को दी हुई है उस प्रकार की भूमि है, इसमें इतने लोग खेती कर रहे हैं, बड़ा जमींदार है वो ये है, इतनी भूमि, लगभग इतनी भूमि इसके पास में है, इतनी भूमि इसके पास में है, इस प्रकार का वर्णन मिलता है। इतने घर है, घर के अंदर कौन कौन रहते हैं या कितने व्यक्ति रहते हैं, ऐसी विस्तार से जो जानकारी मिलती है वो ग्रंथ क्या कहलाते हैं? विगत कहलाते हैं। किसी मुद्दे के ऊपर विस्तार से जानकारी। तो लिख देंगे हम इसमें किसी विषय का विस्तृत विवरण, किसी विषय का विस्तृत विवरण क्या कहलाता है? विगत कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लिखेंगे मारवाड़ रे परगना या मारवाड़ रा परगना री विगत। मारवाड़ रे परगना री विगत किसने लिखी है? मुहैणोत नैणसी ने लिखी है। राजस्थान के बारे में जो सबसे पहले जनसंख्या वगैरह वगैरह कोई जानकारी मिलती है ना, तो कौन से ग्रंथ में मिलती है? मारवाड़ रा परगना री विगत ग्रंथ में मिलती है। ये बात ध्यान रखनी है। मुहैणोत नैणसी। तो आज हमें यहीं तक करते हैं। इससे आगे कुछ और शैलियां रहेगी साहित्य की, जैसे दवावेद किसे बोलते हैं, वात किसे बोलते हैं, वैली किसे बोलते हैं, मृष्या किसे बोलते हैं, कुछ और भी है, उनकी हम बात करेंगे। समझ में तो आ रही होगी बात? बस यही प्रश्न आने हैं, और कोई ज्यादा इसमें प्रश्न बनते नहीं है। या तो ये पूछ लेगा वात किसे कहते हैं, वैली किसे कहते हैं, या फिर कोई राइटर पूछ लेगा ये किसने लिखी है, कौन से काल की है, बस इतने प्रश्न बनने। तो आज इतना करते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे।